बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुल मोहम्मद खान फाउंडेशन की तरफ से हमारे इस चैनल में आपको खुशामदीद। हमारा आज का मौजू इंतहाई अहम है उन बच्चों के लिए, उन तलबा के लिए कि जो 8 का इम्तिहान देकर फारिग हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो किस तरह का जो है आगे कोर्सेज को लें, किस तरह की तालीमी सिलसिले को अख्तियार करें। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब। इनसे हम आज पूछेंगे कि कौन कौन से इम्तिहानी निज़ाम हैं जो कि 8वीं के बाद तलबा को अख्तियार करने चाहिए। जी सर, प्लीज़ बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चे जो हैं वो 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं फ़ारिग हुए हैं और ये वो स्टेज है जहाँ से मुख्तलिफ़ रास्ते बच्चों के लिए मौजूद होते हैं। तो अमूमन हमारे मुल्क में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग या गाइडलाइन प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाती और जब बच्चा अपनी तालीम हासिल कर लेता है तो उस वक्त वो ऐसे चौक में खड़ा होता है कि उसे कोई पता नहीं चलता उसने किस रास्ते पे सफ़र करना है। तो मेरे ख़्याल में वालिदैन की भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को जब वो 8वीं पास कर लें तो उनको प्रॉपर पहले मशावरत करनी चाहिए माहिरीन तालीम से अपने इलाके में, और बच्चे को चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा पोटेंशियल मौजूद है, कौन से रास्ते उसके लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 8वीं के बाद जो है ना बच्चों के पास 2 रास्ते होते हैं। एक पाकिस्तानी निज़ाम तालीम जिसके तहत बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं, और दूसरा जो है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है जिसे हम ओ लेवल कहते हैं। तो बच्चा जो है या वो 9वीं क्लास में दाखिला लेता है या फिर वो ओ लेवल में दाखिला लेता है। तो ये इन दो के लिए पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आया वो ओ लेवल का इंतखाब करेंगे या मैट्रिक का इंतखाब करेंगे। सर ये बताइएगा, इन 2 निज़ाम इम्तिहानात जो आपने बताए हैं इनमें क्या फ़र्क है और इनको किस तरह से आप जी, इसमें हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के तहत इन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो कैम्ब्रिज इम्तिहान है, जो ओ लेवल इम्तिहान है, इसमें भी 8 मज़ामीन होते हैं। जी ठीक है। अगर आपने किसी और मुल्क में दाखिला लेना है ओ लेवल के बाद तो फिर 5 सब्जेक्ट्स जो है वो सफिशेंट होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट पास करने पर ओ लेवल की डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आगे तालीम हासिल करनी है तो आपको 8 मज़ामीन इख्तियार करने पड़ते हैं, यानी इस्लामियात, मुताला और उर्दू जो है ये ऑप्शनल हैं सब्जेक्ट्स, तो बाकी 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं। तो यानी मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान में जिस बच्चे ने ओ लेवल करनी है उसने वही 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो मैट्रिक के मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं। उसमें यानी मज़ामीन की तादाद का कोई फ़र्क नहीं है, वो बराबर हैं दोनों तादाद में, 8 मज़ामीन होते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या फ़र्क है इन दोनों के हवाले से? क्वालिटी से मुराद ये है कि जी किस तरह से आप देखते हैं कि इसमें क्वालिटी को 2 तरह से आप देख सकते हैं। एक उनके कंटेंट के लिहाज से कि उनका मवाद जो बुक्स के अंदर मौजूद है, और दूसरा उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंटेंट्स को देखें दोनों सब्जेक्ट्स के तो ख़ासकर आप उर्दू को देखें, इंग्लिश को देखें और हिस्ट्री को देखें, एसएस वगैरह जो है, तो उनका कंटेंट्स बहुत ही डिफरेंट किस्म का होता है। मिसाल के तौर पर उर्दू के मज़ामीन अगर आप देखें तो उसमें अगर वहाँ पे मज़मून 15 नंबर का है तो उसमें 6 नंबर जो हैं वो कंटेंट के और 9 नंबर अल्फाज के चुनाव के हैं। तो बच्चा जब शुरू से उर्दू लिखते हुए अल्फाज के चुनाव का वेट ही ज़्यादा होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसी तरफ चला जाता है। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो आजकल आपको पता है ऑनलाइन अर्निंग का ज़माना है, तो इंग्लिश में उनमें कंटेंट राइटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बच्चा आजकल कंटेंट राइटिंग के ज़रिए भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जब आप मैट्रिक में इंग्लिश का मजमून देखते हैं तो उसमें लगे बंदे बच्चे को मजमून याद कराए जाते हैं कि माई हॉबी है, माई बेस्ट फ्रेंड है और माई स्कूल है, उसी पे मज़ामीन आते हैं। जबकि आप 10 साल के या 15 साल के ओ लेवल के इंग्लिश के पेपर उठाएं तो उसमें कोई भी ऐसे रेपिटिशन नहीं होती, बाउंडेज नहीं है। यानी उससे उसमें बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिएटिव राइटिंग जो है, ऐसी क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। और साइंस सब्जेक्ट्स में भी अगर देखा जाए तो उसमें जो है कंटेंट का बहुत डिफरेंस है कि हमारे यहाँ एफएससी की बुक जो है वो वहाँ की 9वीं 10वीं की बुक के उससे भी कुछ कम लेवल की होती है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि उस तरीका इम्तिहान के अंदर, कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर बच्चे के दिमाग को खोला जाता है और उसके विजन को ब्रॉड करने के लिए तख्लीक, जैसे आप कह रहे हैं कि क्रिएटिव राइटिंग, क्रैमिंग जो रटूत होते हैं वो नहीं पैदा, वो निज़ाम थोड़ा रटूतों से पैदा होता है। अच्छा, निज़ाम इम्तिहान जो आप बता रहे हैं कि सिस्टम ऑफ जो एग्जामिनेशन है इसका भी फ़र्क है। टाइमिंग किस तरह से आप देखते हैं कि कितने वक्त के अंदर इसको? जी, निज़ाम इम्तिहान जो है वो आजकल पाकिस्तान में आजकल आप सुन रहे होंगे SLO जो है उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। और अब इस साल से ये कहा गया है कि मैट्रिक में जो 9वीं के पेपर बनेंगे वो SLO बेस्ड होंगे,
अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के लिहाज से अगर हम देखें तो कोग्निटिव डोमेन जो होता है, जो क्वेश्चन में बच्चे की जहनी सलाहियत को जांचना है, उसके 6 लेवल हैं। पहले 3 लेवल जो हैं वो नॉलेज लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और एप्लीकेशन लेवल है। ये 3 लेवल इन्हें कहते हैं लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो पाकिस्तान में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सवालिया पर्चा जात हैं 9वीं 10वीं के, उसके अंदर बच्चे की जो जहनी सलाहियत है, जो उसकी जहनी वो हासिल करता है, इन 3 लेवल्स को चेक किया जाए। बच्चा क्या ये चीज़ें समझ रहा है, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को और एप्लीकेशन को। जबकि हम जब ओ लेवल के पर्चा जात को देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने इससे अगले 3 लेवल को भी पेपर में के सवालों को उस लेवल पे बनाया जाता है। यानी उस लेवल जो नेक्स्ट लेवल है उसे कहते हैं हॉट्स। पाकिस्तान में आजकल शुरू हो रहा है लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चेक करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे में स्किल मौजूद है या नहीं है। चेक कर रहे हैं। हाँ, उस पर अभी पहला साल है। जबकि ओ लेवल में जो पर्चे होते हैं उसमें लॉट्स से आगे जो लेवल है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी आला दर्जे की जहनी सलाहियतें बच्चों में उसे आजमाया जाता है। और उनके नाम है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। यानी पर्चे में ऐसे सवालात भी होते हैं जो बच्चे की एनालाइज करने की सलाहियतों को चेक किया जाता है। उन सलाहियतों की बुनियाद पे वो मसाइल को सेंसिसाइज हल कैसे करते हैं और फिर कौन सा हल बेहतर है, वो बच्चे को इवैल्यूएशन भी की जाती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो बच्चे ओ लेवल के पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उनके अंदर ये सारी सलाहियतें जो कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं वो बच्चे के अंदर पैदा होने के चांस मौजूद होते हैं। और डेफिनेटली जब वो इस निज़ाम इम्तिहान से गुजरेगा और तरीक़ाकार से, तो उसके अंदर ये सारी स्किल्स जो हैं किसी न किसी हद तक हासिल करेगा। और दूसरा इसमें ये बात है कि देखें अब जो है ना ग्लोबल विलेज बन गया। अब कोई बच्चा वो मुल्तान बैठा है या लाहौर बैठा है या कराची, वो कराची लाहौर नहीं बैठा, वो एट द सेम टाइम इज़ द मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, पूरी दुनिया से अटैच, वो पूरी दुनिया से। तो उसको अब वो ऑनलाइन होने की वजह से वो इक्वली कंपटीशन, तो उस बच्चे को ज़ाहिर है उसके अंदर लेवल जो है सीखने के इंटरनेशनल लेवल के होंगे तो वो दुनिया को कम्पीट करेगा और आगे आ सकेगा। ठीक है सर आपने। अच्छा सर, सवालात इसमें बहुत से पैदा होते हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये कॉस्ट एक्सपेंस का। हमारे यहाँ चूँकि मुल्क पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वालिदैन खर्च करना चाहते हैं अपनी औलाद के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तो आप कैसे देखते हैं कि इस कॉस्ट को, जो एक्सपेंस को कैसे मीटअप किया जाए, किस तरह से? जी, ये ओ लेवल तालीम थोड़ी सी महंगी तो है मैट्रिक के इम्तिहानी निज़ाम से, क्योंकि मैट्रिक में अगर प्राइवेट स्कूल भी हैं उनकी फ़ीस 2000, 4000, 5000 तक होती है। लेकिन ओ लेवल जो स्कूल हैं उनकी फ़ीस 10, 15, 20 हज़ार तक माहाना होती है। इसके अलावा जो दाखिला एडमिशन जाता है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो पाकिस्तान में उसकी महा इम्तिहानी फ़ीस जो 9th में 1500 होती है, 2000, और मैट्रिक 10वीं में भी 1500, 2000। लेकिन वहाँ पर एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो वो तकरीबन 20,000 तक होती है। तो 8 मज़ामीन है तो वो ज़ाहिर है उसको वो जो है ना फ़ीस 2 लाख के करीब बनती है, लेकिन वो इकट्ठी नहीं जाती। इसमें आप मज़ामीन अलग-अलग भी दे सकते हैं पार्ट्स में। हाँ जी। तो सर ये भी डिपेंड करता है कि अगर 2 महीने या बच्चे की तैयारी अगर जल्दी हो जाती है 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ये इस तरह का भी कोई टाइम स्पैन में? हाँ जी, इसमें यह है कि आम तौर पर जो मुल्तान, लाहौर, कराची में इदारे हैं बच्चों को 3 साल में ओ लेवल करवाते हैं, जबकि मैट्रिक 2 साल में होती है। लेकिन ये उनकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि आपने 2 साल में करनी या 3 साल में करनी है, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। यानी हर साल 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, अप्रैल मई में और अक्टूबर में। तो अब 8 मज़ामीन आपने करने हैं तो आप 2-2 करके भी कर सकते हैं, और इस तरह वालिदैन पे माली जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा कि 2 सब्जेक्ट का दाखिला भेजना है तो फ़ीस वो 40,000 चली जाती है, तो इस तरह महसूस नहीं होता है जो छोटे शहर है दूर दराज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि छोटे शहरों के अंदर क्या ये सहूलत मौजूद है, उस तरह के इदारे वो करवा रहे हैं और किस लेवल पे करवा रहे हैं? जी जी, ये ओ लेवल का इम्तिहान जो देखें, इसको आप किसी इदारे के थ्रू भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो छोटे शहर में जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेटली तैयार करवा सकते हैं, करवा भी रहे हैं कुछ इदारों में, और बच्चा घर में बैठ के भी ओ लेवल तैयार कर सकता है, यानी इन बुक्स को। और अब जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बच्चा छोटे शहर में है, किसी में वीडियो जो हैं तमाम की तमाम मौजूद हैं, तमाम लेक्चर मौजूद हैं, तो बच्चा जो है अपने मोबाइल के पर भी, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा आजकल वालिदैन को, चाहे वो मैट्रिक कर रहे हैं चाहे ओ लेवल कर रहे हैं, वो घर में एक LED लगा लें
और अपने मोबाइल से लेक्चर कनेक्ट कर दें बच्चे को। अब तो अकेडमीज़ बच्चों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस दौर में मोबाइल आपके पास है, घर में एक LED लगा लें, तो आप मोबाइल पर जो टॉपिक लिखेंगे, जिस क्लास का लिखेंगे, वो लेक्चर आ जाएगा। वो आप किसी उस पर बेतहाशा टीचर ने लेक्चर अपने डाले हुए हैं, और जिस वक्त बच्चा इजी है, रात को जितनी मरतबा रिवर्स करके वो देखना चाहे, टॉपिक समझ नहीं आता, तो इसलिए अब O लेवल वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी दूर शहर में बैठ के से तैयार नहीं कर सकते, तो वहाँ तैयारी बेहतरीन हो सकती है। सर इसका स्कोप क्या है? यानी कि हमने दो निज़ाम इम्तिहानात का जो है मवाजना भी किया। अब क्या समझते हैं कि O लेवल करने के बाद कौन से रास्ते हैं, कौन से इदारों में किस तरह से एक्सेप्टेंसी लेवल? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसमें अब हमें ये सोचना है कि किन बच्चों को मैट्रिक करनी चाहिए और किन को O लेवल करनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम अज़ कम मैट्रिक तक जो है ना, वो 9th 10th जो दौरानिया है, उसमें बच्चों को O लेवल करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम बच्चों को जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें सहूलत अवेलेबल है। O लेवल करने के बाद जब आप इंटर लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जिन बच्चों ने डॉक्टरी का पेशा अख्तियार करना है या इंजीनियरिंग का, तो वो FSC में चले जाएँ। वो FSC, क्योंकि उनके नंबर, जब इक्विवेलेंस का मसला मैट्रिक में इतना नहीं होता नंबरों का फ़र्क, लेकिन FSC में मेरिट के लिए कुछ फ़र्क हो सकता है। तो इंटर लेवल पर आकर बच्चों को वो जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी निज़ाम में चले जाएं O लेवल करने के बाद। उनको ये फ़ायदा होगा कि मैट्रिक जब उन्होंने O लेवल की होगी और FSC में जाएंगे, उनकी मैट्रिक की बुक्स FSC के लेवल से ज़्यादा की बच्चों ने पढ़ी होंगी। और एंटी टेस्ट में हमारे यहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं 1090 नंबर लेकर, 1050 नंबर लेकर। तो इंटर से पहले अगर बच्चे ने मैट्रिक O लेवल किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसको एंटी टेस्ट क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जिन शोबाजात में बच्चे जाना चाहते हैं, किसी ने CA करना है या उसने CSS करना है, तो इस तरह के फील्ड में जाना है, लॉ करना है, तो वो बेशक जो है ना अपना वो O लेवल के बाद A लेवल करें। उनको A लेवल करनी चाहिए। मेडिकल में जाने वाले बच्चों को O लेवल, यानी O लेवल मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि तमाम बच्चों को जो वालिदैन अफोर्ड करते हैं, बच्चों को सहूलत फराहम कर सकते हैं, उन्हें O लेवल करना चाहिए। डियर व्यूअर्स, आपने आज के मौजू पर यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और बहुत सारे सवालात भी पैदा हुए होंगे। हमने ये हासिल कलाम ये देखा कि मैट्रिक 8th के बाद जो है O लेवल की जो सहूलियात हैं, O लेवल का जो विजन है, जो ये तरीका इम्तिहान है, UK बेस्ड सिस्टम, ये जो है इसके बारे में हमने आज जो है इसके बारे में सुना। प्रोफेसर गुल साहब ने बहुत तफसील से इसके बारे में बात की, और ये भी हमने कहा, इसमें ये बात भी हुई कि मैट्रिक करने के बाद जो है FSC के अंदर जो बच्चे डॉक्टर या इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं, उससे हटकर तो उन्हें A लेवल की तरफ लाजमी आना चाहिए। ये तरीकाकार और ये तरीका इम्तिहान बहुत बेहतर भी है, पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है, और पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। हमारे साथ रहिएगा, हमारे YouTube चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।